अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स का ये ऑब्जेक्टिव्स है. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स जो अभी लिया जा रहा है. नंबर 1, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर्स डैश सर्विसेज टू पब्लिक एट लार्ज. ए कमर्शियल, बी सोशल, सी इंडिविजुअल और डी ग्रुप. क्या लगता है? नाउ कमर्शियल लेवल पे तो प्रॉफिट लेवल का एक्टिविटी होता है. इंडिविजुअल तो सर्विस वन ऑन वन ग्रुप की बात नहीं है, सोसाइटी के लिए किया जाता है, इसलिए इनका मेन सोसाइटी के लिए, दैट इज सोशल सर्विसेज. डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज डैश कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बोलो. नाउ कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में क्या फर्क है? कैपिटल रिसीट बार बार नहीं मिलता, नॉर्मली वन टाइम मिलता है. रेवेन्यू रिसीट तुम्हारा सब्सक्रिप्शन है ना, क्लब का, यदि स्विमिंग पूल का सब्सक्रिप्शन है, तुम हर मंथ भरोगे या तो हर साल भरोगे. तुम्हारा स्कॉलरशिप फंड पर्टिकुलर साल में एक आध बार आएगा या जब जरूरत पड़े तब वो ओपन होगा, वरना स्कॉलरशिप फंड होगा ही नहीं. नाउ डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, हमको हमको मिल रहा है पैसा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो डे टू डे होता है. सो स्कॉलरशिप फंड जो अपने को मिला है वो नॉर्मली वन टाइम. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, कैपिटल, रियल, पर्सनल और नॉमिनल. नाउ इफ यू चेक आउट कैपिटल, पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है उसमें कैपिटल आएगा नहीं, क्या आएगा? कैपिटल फंड आएगा. पर्सनल बैलेंस शीट में होता है, रियल पर्सनल मतलब इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल तो बैलेंस शीट में आएगा, रियल बैलेंस शीट. नॉमिनल खर्चा और आमदनी, खर्चा और आमदनी कौन सा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना. फोर्थ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट्स लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, एसेट, कैपिटल फंड. नाउ सिंपल सी बात है, तुम्हारा जो सब्सक्रिप्शन तुमको मिलता है वो हर साल मिलता है. कभी कभार लोग डिले करते हैं, सो हम क्या करते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग करके सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लेते हैं? बैलेंस शीट एसेट साइड लेते हैं. तो वो एसेट है, लायबिलिटी उसके लिए हुआ, अकाउंटिंग अपन कर रहे हैं. जो बंदा स्विमिंग पूल ज्वाइन करना चाहता है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं हो रहा है, हमारे बुक्स में हो रहा है. और हमको सब्सक्रिप्शन मिला नहीं है, मतलब हमारा संपत्ति हुआ, डेटर हुआ ना वो. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी. क्यों? क्योंकि अगले साल का, फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल है, ठीक है, 2022 चल रहा है, उसने 2023 का दिया, तो 2022 में हमको मिला, बट पैसा 2023 का है. क्या ये इनकम इस साल का है? सपोजिटली 1,000 रुपए सब्सक्रिप्शन है, हमको 1,500 रुपए मिला है, बट 500 अगले साल का. तो हम बाई चांस अगले साल उसने ज्वाइन नहीं किया तो हमको रिफंड करना पड़ेगा. सो हम क्या बोलेंगे, 1,500 माइनस 500, इस साल 1,000 दिखाएंगे इनकम में, 500 लाइबिलिटी साइड में लेंगे, अगले साल उसने कैंसिल नहीं किया तो वो इनकम में जाएगा अगले साल. क्योंकि जो अकाउंटिंग ईयर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पिछले और अगले साल का नहीं आता है, इसी साल का आता है. सो द करेक्ट आंसर क्या होगा? वो रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज टर्म्ड एज, तुम नोट करो, प्रॉफिट शब्द प्रॉफिट एंड लॉस सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के लिए यूज होता है. लॉस मैंने बताया था, एक्सपेंस उसको बोलते हैं जिसका अपने को सर्विस मिला है. लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट में हमको सर्विस नहीं मिला है. डेफिसिट जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, सरप्लस जब इनकम ज्यादा हो, तो सरप्लस इज द करेक्ट आंसर. Not for profit concern prepares dash account instead of profit and loss for the result. Trading, income and expenditure, cash or receipt and payment. कॉमन सेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बजाय कौन सा अकाउंट रहेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. हाँ, बैलेंस शीट दोनों का बैलेंस शीट नाम रहेगा, बट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलते हैं. द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट्स डैश क्लोजिंग स्टॉक, कैश एंड बैंक बैलेंस, सरप्लस या डेफिसिट. नाउ तुम यदि देखोगे रिसीट और पेमेंट, ठीक है ना, ये तुम्हारा रिसीट और पेमेंट रहा, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ठीक है, इधर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्या है? कैश इन हैंड है ना, ये तुम्हारा कैश या बैंक बैलेंस होगा कैरिड डाउन. सो ये बैलेंस तुम्हारा कैश इन हैंड होगा. नाउ इन लोगों ने ऑप्शन में क्लोजिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग में आता है,
सरप्लस और डेफिसिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है, रिसीट और पेमेंट से नहीं आ सकता। तो कैश एंड बैंक बैलेंस किससे आएगा? रिसीट एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है। नॉट फॉर ऑर्गेनाइज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस, प्रॉफिट मेकिंग, ट्रेडिंग, कमर्शियल, क्या बोलेंगे उसको? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग, प्रॉफिट मेकिंग और कमर्शियल तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, है ना। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ बिल्डिंग इज अ डैश एक्सपेंडिचर, कैपिटल, जनरल, रेवेन्यू, रिकरिंग। नाउ क्या तुम बार बार करोगे बिल्डिंग खरीदी? नहीं। बार बार खरीदोगे, बार बार सैलरी पे करोगे, दैट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हर बार तुम्हारा खर्चा होगा। बिल्डिंग के लिए वन टाइम है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, write a word or a term or a phrase which can substitute the form of organization providing service to the society only। बोलो। सबसे पहले क्या बोलेंगे? चैप्टर का नाम क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, दोनों चलेगा। एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इंस्टेड ऑफ पीएनएल। और उससे क्या मिलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से? या तो सरप्लस या तो डेफिसिट, तुम प्रॉफिट और लॉस नहीं बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ना उसको क्या बोलेंगे? ना या तो स्पेसिफिक डोनेशन बोलो या स्पेशल डोनेशन बोलो, ठीक है ना। या कैपिटल वो रिसीट है अपना, दैट्स अ स्पेसिफिक डोनेशन बोला तो भी चलेगा। द रिसीट विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार रेकर नहीं होता। सिंपल सा है, बार बार रेकरिंग होगा दैट्स अ रेवेन्यू रिसीट, ये क्या होगा? कैपिटल रिसीट। एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। सिंपल है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और सोचो क्या लगता है तुमको? एक बात बताओ, तूने कौन सा शब्द बोला था? रिसीट और पेमेंट क्यों नहीं? रिसीट और पेमेंट में मैंने बिल्डिंग बेचा तो भी आएगा कैश, मुझे सब्सक्रिप्शन का मिला तो भी आएगा, मैंने बिल्डिंग खरीदा कैश में तो भी आएगा, मैंने सैलरी दिया, मतलब रिसीट और पेमेंट में, ठीक है ना, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों आता है। लेकिन ऐसा अकाउंट जिसमें सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, उसको क्या बोलेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अकाउंट्स विच रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये बाजू बोलो, जो सिर्फ क्या बोलते हैं ना, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। कैसे? बैलेंस शीट में डेटर्स नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल नहीं आएगा, पर्सनल अकाउंट हुआ ना। रिसीट और पेमेंट में सिर्फ कैश आता है, उसमें क्रेडिट नहीं आ सकता। कैश, उसमें दो पार्ट्स है, डेबिट साइड क्या है? कैश रिसीट। क्रेडिट साइड क्या है? कैश पेमेंट्स, ठीक है ना। द इनकम विच इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो तुमने कमाई किया बट रिसीव नहीं किया। सिंपल सा लॉजिक है, वो आउटस्टैंडिंग है। और इनकम बोला है तो तुम आउटस्टैंडिंग इनकम बोलो। नेक्स्ट, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा। क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा तो सब में क्या करते थे? क्या आता था? सरप्लस आता था ना। सो सरप्लस, क्रेडिट साइड ज्यादा मतलब सरप्लस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल, the excess of total assets over total liabilities of a not for profit concern। सोच के बोलो, सोच के बोलो क्या करेक्ट आंसर है। ना तुम्हारे सामने ये देखो, ये तुम्हारा बैलेंस शीट हुआ, ये साइड सारा एसेट्स हुआ, डू यू एग्री? एसेट्स पूरा 100 है, लायबिलिटीज जो है 80 है। इसका मतलब ये कैपिटल फंड बचेगा ना, बाकी का कैपिटल फंड बचेगा 20 रुपीज। सो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल फंड। आया समझ में सबको? So assets minus liabilities is equal to capital fund. All such receipts
which are not recurring in nature and not forming a part of regular flow of income. इनकम में कैपिटल रिसीट्स तुम नहीं दिखा पाओगे, कैपिटल रिसीट्स द्वारा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ठीक है, लेकिन तुम कैपिटल रिसीट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट नहीं दिखा पाओगे। तुमको उसका डिफरेंस 1000 की मशीन 800 में बेची, 200 का घाटा, वो तुम दिखाओगे, बट 1000 नहीं दिखाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट में वो माइनस होगा 1000 रुपया, तुम्हारा संपत्ति कम हुआ ना, बेचा तो उधर आएगा। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव। तुमको शब्द शब्द तुमको देखना पड़ेगा। डू हैव क्या डू नॉट हैव? डू नॉट हैव है तो सिंपल है ना, दे डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव। व्हाट डू हैव? दे हैव सर्विस मोटिव। हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हैव प्रॉफिट मोटिव तो फॉल्स था, उल्टा शब्द यूज किया इन्होंने, डू नॉट। दूसरा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं बनाते, वो लोग नॉट फॉर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते, नॉट फॉर प्रॉफिट जो कंसर्न है ना, साईं बाबा ट्रस्ट, ये जो भी है, ये लोग सब क्या बनाते हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनको क्या बनाना पड़ता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तुम्हारे मन में आ रहा होगा बनाना पड़ता है, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, क्योंकि उनको टैक्स फ्री है। सेक्शन 11, 12, 13 इनकम टैक्स एक्ट 61 में माफ बना है टैक्स, तो उनको सब बनाना पड़ेगा। नहीं बनाया तो टैक्स भी माफ नहीं होगा भाई, और हिसाब रखना पड़ेगा। जो भी दान धर्म पुण्य मिलता है ना उनको, चंदा, ये सब उनके लिए इनकम है। बट बिकॉज वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रॉफिट, तो इसलिए वो टैक्स फ्री है, लेकिन उनको इनकम टैक्स के कायदे मानने पड़ेंगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फॉल्स। क्यों फॉल्स? दोनों में फर्क है। रिसीट और पेमेंट में कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट दोनों आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट represents either surplus or deficit. ट्रू। प्रॉफिट और लॉस इससे आता है, पीएनएल से आता है, लेकिन इसमें सरप्लस और डेफिसिट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डू नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस। तुम्हारा रिसीट और पेमेंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या आता था? ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या था? ओपनिंग बैलेंस। बाय बैलेंस क्या था? क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस था ना इसका, डू नॉट हैव है, तो क्या होगा? ये फॉल्स होगा ना। रिसीट और पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस भी था। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो फिर पोजीशन स्टेटमेंट कैसे पता चलेगा लायबिलिटीज और एसेट्स का? बैलेंस शीट तो बनाना ही पड़ेगा। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो बोल रहे हैं, इक्विपमेंट जो तुम्हारा नेट्स जो रहता है वो बार बार होएगा क्या वन टाइम होगा? वन इक्विपमेंट जो है वो वन टाइम है, तो देयरफॉर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ रियल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या है? बैलेंस शीट। एसेट साइड में क्या आता है? रियल अकाउंट। लायबिलिटी साइड क्या आता है? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, वैसे एसेट साइड में भी पर्सनल हो सकता है, डेटर्स जिससे आना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है ना, आना बाकी है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कंटेन ओनली द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू करंट ईयर। भाई तुम एक स्विमिंग पूल या स्कूल है, पिछले साल का फीस बाकी अभी दिया, रिकॉर्ड करेंगे? क्यों नहीं? रिसीट और पेमेंट में करेंगे ना, पिछले साल का, ये साल का, अगले साल का सब रिकॉर्ड होगा। सो रिसीट और पेमेंट में करंट ईयर ही नहीं, पास्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर, फ्यूचर ईयर जो भी है सब रिकॉर्ड होता है, कैश आया। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिर्फ करंट ईयर का आएगा। रिसीट और पेमेंट सीधा तुम्हारे पास बिल बुक है, उसने पिछले साल का दिया, तो थोड़ी बोलोगे बिल बुक पिछले साल का निकालोगे, वो तो रिकॉर्डिंग के लिए गया है। तो रिसीट ये साल मिला है पिछले साल का पैसा, तो तुम रिसीट बुक में दोगे, लेकिन वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, क्योंकि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल फंड। अभी तो हुआ था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर इज एंगेज्ड इन डैश एक्टिविटी। नेवर बोला है, कौन सा एक्टिविटी में एंगेज नहीं होता? प्रॉफिट मेकिंग, लेकिन थोड़ा और क्लियर शब्द, ट्रेडिंग, खरीदी बिक्री वो नहीं करता। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सोशल सर्विस। बोलो
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश अकाउंट्स। कौन से कैटेगरी में आता है वो? सिंपल सा है। रिसीट और पेमेंट में सिर्फ कैश रिसीट और कैश पेमेंट रिकॉर्ड होता है, मतलब कौन सा रियल आएगा ना। इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट द समरी ऑफ डैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। क्या होता है तुम्हारा कैश बुक का समरी रिसीट और पेमेंट में ट्रांसफर करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू द डैश अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। ये तो सबको पता होगा। प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज कैश। रिसीट और पेमेंट का क्रेडिट साइड रहा तो क्या मीनिंग उसका निकलता है? डेबिट साइड क्या है? रिसीट्स। क्रेडिट साइड क्या है? पेमेंट्स। क्रेडिट साइड का कैश का क्लोजिंग बैलेंस, मतलब इस साल का करंट क्लोजिंग। रिसीट साइड का सबसे ऊपर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज द ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल का क्लोजिंग, दैट मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ डैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और बैलेंस शीट इज अ रियल एंड पर्सनल अकाउंट। मुंबई यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सीधी बात है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉन प्रॉफिटेबल है भाई वो। तुम्हारा पुणे यूनिवर्सिटी क्या है, वो भी तो इसमें ही आता है। सब्सक्रिप्शन रिसीट फ्रॉम मेंबर्स इज कंसिडर्ड एज डैश रिसीट्स। रेगुलर है ना भाई सब्सक्रिप्शन, तो क्या आएगा? रेवेन्यू रिसीट्स। वन टाइम थोड़ी है, बार बार मिलेगा, तो दैट इज अ रेवेन्यू रिसीट्स। The transactions recorded in income and expenditure account are related only to the dash year. करंट ईयर। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्डिंग नहीं है। रिसीट ऑफ पेमेंट में करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, ऑल द ईयर्स रिकॉर्ड होगा। रोकड़ा आया पिछले साल का, इस साल का, अगले साल का, सब रिकॉर्ड होगा। What do you mean by not for profit concern? Not for profit concern is also called as not for profit organization. तुम example Rotary Club डालना, those organization whose objective is service and not profit, that works for the welfare of society is called as not for profit concern. Which organization prepares income and expenditure accounts? Common sense. Not for profit concern prepares NPA, not for profit association भी बोलते हैं, organization भी बोलते हैं, concern भी बोलते हैं. What is receipt and payment account? It is the account which records on the debit side all the receipts, whether capital or revenue, and on the credit side records all the payments, whether capital or revenue, of any year, past, present, future. Why income and expenditure is prepared? To know either the surplus or to know either the deficit in the accounting year. What is capital fund? All the members together contribute a fund by the initial contribution, that is called as capital fund. Yeah, excess of assets over liabilities is also called as capital fund बोल सकते हैं. What is subscription? Subscription is a regular payment, either monthly or quarterly or 6 monthly or annually, which wherein a member subscribes to the not for profit association. तुम्हारा हमारा स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन भी है बॉम्बे में, उसमें भी ईयरली है, तुम लाइफ टाइम भी है। लाइफ टाइम भरना हो तो 20,000 कुछ तो है। स्विमिंग पूल में भी लाइफ टाइम है, तुम एक बार भरो, वन टाइम नेवर पे अगेन। नासिक करंट अलाव का कितना है साल का? 6-7 हजार रुपए है ना साल का, उसमें भी लाइफ टाइम का कुछ होगा, 20-30 हजार होगा। व्हाट इज लेगेसी? लेगेसी एक ऐसा पेमेंट है जहां पे जो डोनर है, डोनर और डॉनी ऐसे दो चीज रहता है। डोनर ने मरते समय विल बनाया है कि मेरे जाने के बाद मेरा संपत्ति, डॉनी मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट हो जाएगा, DONEE, ठीक है ना, स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज कॉल्ड लेगेसी। व्हाट इज सरप्लस? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। व्हाट इज डेफिसिट? जब खर्चा ज्यादा हो, इनकम कम हो तो उसको डेफिसिट बोलते हैं। जब आमदनी ज्यादा हो, खर्चा कम हो, उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है वो जो बार बार नहीं होगा। मशीनरी बाय करोगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय करोगे, एक तुमको एक स्पेसिफिक बिल्डिंग फंड के लिए पैसा मिल रहा है, वन टाइम है, बार बार थोड़ी होगा। तो विच अकाउंट सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर्ड? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, मतलब इन शॉर्ट इट इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अंडर द हेड कैपिटल फंड, ऐसा लिख सकते हो तुम। जैसे पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस कैपिटल अकाउंट में जाकर ऐड और लेस कर देते हैं। कंप्लीट द टेबल। अब थोड़ा मन शांत रखना, दिमाग लगाना। तुम्हारे सामने मैं तुमको इजी कर देता हूं। तुम क्या करो, रफ वर्क, ये एक रफ वर्क है, थोड़ा लाइन टेढ़ा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अभी देखो, ये इनकम 10,000 है, डेफिसिट 5,000।
डेफिसिट 5000, कॉमन सेंस लगाओ। तुम्हारा ये 10,000 है, सॉरी ये 10,000 है, मतलब ये 15,000 होगा ना, खर्चा ज्यादा, तभी तो डेफिसिट आया 5,000। खर्चा ज्यादा है ना, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 15,000 होगा। समझ में आया सबको? सो ये 15,000 है। अगला, तुम्हारा इनकम 8,000 है, तुम्हारा एक्सपेंडिचर कितना होगा? बोलो कितना? 4,000, 12,000। अभी एक और बार मैं बना देता हूं तुम्हारे लिए, देखो, दिमाग का खेल है भाई। ये इनकम 8,000 है, सरप्लस 4,000 है, टू सरप्लस, मतलब खर्चा कितना हुआ रहेगा? 4,000 हुआ रहेगा ना एक्सपेंडिचर, क्योंकि तुम 8,000 माइनस 4,000 करोगे तब सरप्लस आएगा 4,000। तो करेक्ट आंसर इज 4,000। समझा सबको कैसे आया 4,000? नेक्स्ट तो बहुत आसान है। तुम्हारा इनकम कितना है, खर्चा 15,000, तो सरप्लस 8,000 आया। हम्म, सिंपल सा है। तुम क्या करोगे, एक रफ वर्क ये बनाओगे, तुम्हारा ये एक्सपेंडिचर है, बराबर है, ये एक्सपेंडिचर है कितना? 15,000 है, और सरप्लस है 8,000। 15 + 8 कितना होता है? 23 होगा ना ये। 23 माइनस 15 8 आएगा ना। सो सिंपल सा इसका कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर आना चाहिए कितना? 23,000। नेक्स्ट, अब ये तो इसका वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। 7,500 पैसा आया, 9,000 खर्चा किया, तो क्या है, सरप्लस है का डेफिसिट है? खर्चा ज्यादा है ना, कॉमन सेंस। कितना डेफिसिट है? 1,500। बाय द वे, 2022 के मार्च पेपर में कैलकुलेट द फॉलोइंग नहीं आया था। 2023 में 100% आएगा कैलकुलेट द फॉलोइंग। 15,000 इनकम था सर, कॉमन सेंस है भाई। 15,000 कमाया, 11,300 खर्चा किया, कितना बचा? कितना बचा? 3,700। वो क्या है, सरप्लस है क्या डेफिसिट? सरप्लस। मतलब कैलकुलेट द फॉलोइंग बहुत हद तक कॉमन सेंस में भी तुम्हारा बैठता है, टेक्निकल माइंड नहीं आता हर बार, है ना, कॉमन सेंस भी होता है। इस बार इन लोगों ने, देखो, सैलरी, ये सैलरी स्प्रेड, ये तुम्हारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में भी मैच होता है, इधर भी मैच होता है। टोटल 1,100 है, प्रीपेड 100 है, तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर कितना होगा? अब मैं तुमको प्रॉफिट एंड लॉस बताता हूँ। तुमने जो बनाया होगा, इधर क्या किया होगा, तुम क्या करते थे, तुम्हारा ऐसे डबल कॉलम आएगा, ठीक है, तुम इधर क्या लिखोगे? टू सैलरीज, बराबर है, और इधर लिखोगे 1,100 लेस प्रीपेड, कितना लिखोगे? तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? कॉमन सेंस है ना भाई इसमें। आया तुम्हारा? सो करेक्ट आंसर क्या है? 1,000। अभी यहाँ पे 2,700 है, प्रीपेड कितना के आंसर 2,000 आया। कॉमन सेंस है। इधर मैं इसको काट के यदि बताऊं तो भी तुम्हारा हो जाएगा, है ना। ये देखो, अ, इधर 2,700, इसको काट रहा हूं मैं, 2,700 ये हुआ, ये बोल रहे 2,000, तो प्रीपेड कितना होगा? 700। कितना आसान है। नेक्स्ट कौन बताएगा? ये 8,250 है, कितना? 1,600। बाकी लोग को क्या लगता है? तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। सॉरी, 1,600। नेक्स्ट, इसको बहुत आसान है, 1,200। मेरे को बताओ, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लो या इनकम एंड एक्सपेंडिचर लो, तुम आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे क्या लेस करते थे? तो 1,200 + 200 क्या आएगा? 1,400। इजी लग रहा है? टेबल देख के लगता है हार्ड है, लेकिन है एक्चुअली इजी। नॉलेज, तुम सम्स किए बगैर तुम ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुमको सम्स लगेगा फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट, डैश प्लस आउटस्टैंडिंग 600, आउटर कॉलम में 5,100 आ रहा है, मतलब ये कितना रहेगा? 4,500। 4,500 इनर कॉलम में लिखोगे, 600 इनर कॉलम में लिखोगे, दोनों ऐड करोगे तो 5,100 आएगा ना। नेक्स्ट, 1,800 प्लस कितना की 2,200? कितना इजी है, 400।
चलो देखो, एक कर दिया है। अब इन लोगों ने इनकम साइड दिया है, 1300 रिसीव्ड इन एडवांस। अब तुम देखो, तुम्हारा मैं तुमको पहला डेमो बता दूं। तुम क्या करते थे, इनकम क्रेडिट साइड में लिखते थे बाय सपोजिटली रेंट है, एडवांस है तो प्लस करते थे माइनस करते थे। भाई तुमने 250 सम सॉल्व किए, माइनस करते थे, एक्रूड रहा तो ऐड करते थे। तो अभी एडवांस बोला है, तो ये बात कितना है, 1300 लेस एडवांस 200, आउटर कॉलम में कितना आएगा, 1100। ऐसा वर्किंग नोट तुमको करना होगा एग्जाम में, ठीक है। वर्किंग नोट मतलब रफ वर्क। कितना आ रहा है, 1100। नौ, ये कितना है कि रिसीव एडवांस 400 माइनस किया तो 1400 आएगा, सॉरी ये 1800 आएगा। 1800 माइनस 400 1400। अब ये 2650 माइनस क्या है जो 2000 आंसर आएगा, कॉमन सेंस है इसमें। कितना आएगा, 650। नेक्स्ट, पहला कॉलम क्या है, अच्छा एक्रूड मतलब टू एक्यूमुलेट, जैसे आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, क्या करोगे, नहीं 3390 कैसे होगा बेटा, एक मिनट, तेरा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर हुआ, तू 3390 इधर करेगा, एक्रूड ऐड होता है 200, तो तेरा आउटर कॉलम में 35 चाहिए, इधर 31 दिया है, 31 के लिए कितना होना चाहिए, 2990 होना चाहिए, तब जाकर आएगा, समझ में आया? ऐसा वर्किंग नोट बनाने का। कितना आया, 2990। और ये 1700 एक्रूड कितना है कि 2150 है, कॉमन सेंस है भाई, ये कॉमन सेंस है। 450। ये टाइम कैलकुलेट द फॉलोइंग आएगा, मतलब आएगा एग्जाम में 2600 और 500 क्या आएगा आउटर कॉलम में, 3100। इजी लग रहा है, बॉक्स देखकर डर लगता है लेकिन है इजी। नाउ कैलकुलेट द फॉलोइंग, 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर रुपीज 50,000 फॉर 3 months, क्या करोगे, टेन परसेंट पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर रुपीज 50,000। नाउ पूछा क्या है इन लोगों ने, डेप्रिसिएशन पूछा है फर्नीचर पे 50,000, तुमको ये सब बता दिया तो अच्छा है, सिंपल सा है। डिप्रिसिएशन ऑन 50,000 फॉर 1 ईयर नहीं है, फॉर 3 मंथ्स है। चलो अभी मैंने यहाँ पे 3 मंथ्स कर दिया है। नो, फॉर्मूला क्या यूज करोगे, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या आएगा, तुम्हारा कॉस्ट या वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना है, 50,000। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है, 10%, ठीक है। और टाइम फ्रेम कितना है, 3 मंथ्स। सिंपल सा है, ये तुम्हारे फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप में भी था, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ये जब नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन में भी आया रहेगा फाइनल अकाउंट्स में। सो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना है, 50,000। मतलब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले का एक एक पार्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। पीरियड कितना है, 3 मंथ्स। अब निकालो, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 50,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, 1250 आया सबका। नेक्स्ट, 12% पर एनम, 12% एनम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 80,000 फॉर 1 ईयर। ये तो सबसे सिंपल है, ये 8 lakhs नहीं है, 80,000 में करेक्शन कर देता हूँ। ओके, मैंने इसको करेक्शन कर दिया, 80,000 को कर दिया, सेम फॉर्मूला जो पहले था, 80,000 12% पर एनम फॉर 1 ईयर बराबर है। लोन अमाउंट कितना है, 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। साल में 12 महीने होते हैं, कितने महीने के लिए है, पूरे साल का पूछा है, तो तुम क्या करोगे। अच्छा, 80,000 12/100 से भी आंसर आ जाएगा। ये इसलिए लिखा है, कभी कभार 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना रहा तो इजी पड़ता है। कितना आएगा आंसर, सिंपल सा है, 80,000 का 12%।
9,600। थर्ड, क्या करोगे इसमें? तुमको पूछा है अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, तुमको क्या निकालना है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, परचेजेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, आउटस्टैंडिंग दिया है। सबसे पहले साल की शुरुआत किससे होती है? पहले ओपनिंग, ये तुमको ऐसा शॉर्ट में वर्किंग नोट बनाना चाहिए। पहले क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5,000। पूरे साल में तुमने कुछ खरीदी किया, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? पहले ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज आता है ना, वही तो लॉजिक लगा रहे हैं अपन। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या क्या है? परचेज ऑफ स्टेशनरी कितने का है? 7,000। अच्छा, उसमें भी कुछ आउटस्टैंडिंग रहा तो ऐड करते हैं, कॉमन सेंस है। तुम्हारा आउटस्टैंडिंग है, वो भी ऐड किया मैंने। ये टेक्निक से सॉल्यूशन बहुत सिंपल हो जाता है। ये पैरा देखकर आदमी थोड़ा हिल जाओ, बट इफ यू चेक आउट दिस वर्किंग नोट, देखो कितना इजी हो जाता है। बस टोटल करो कितना आ रहा है। 5 + 7 12, +12 24,000। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कितना दिया है? 1,000। तो तुम्हारा स्टॉक कितना है? स्टेशनरी कंज्यूम 23,000। क्लियर कट है। 5,000 ओपनिंग है, परचेजेस 7 है, आउटस्टैंडिंग 12 है, हुआ 24, लेस 1,000। स्टेशनरी कंज्यूम कितना है? 23। नाउ नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। सैलरी 10,000 दिया, आउटस्टैंडिंग 5,000 दिया, कैलकुलेट द सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर। खुशी के मारे तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाने चाहिए भाई, ये ऐसा देख के। बोल आदित्य, बोल। वाह, इजी लग रहा है। सेमी खुशी हो रही है? तुम लोग को तो खुशी से, अरे खुशी ऑनलाइन खुशी हो रही है कि नहीं? ऑनलाइन भी है। भाई कितना मस्त है, 10,000 और ऑप्शन, तुम्हारे जिंदगी में इससे ज्यादा और क्या चाहिए? 10,000 और 5,000 कितना होता है ऐड करके? भाई टोटलिंग बराबर करना। मुस्तफा कितना आ रहा है? तो सैलरी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर दिखा दिया 15,000। 2 मार्क का है तो ऐसे दिखाना, 1 मार्क का है तो तुम वैसे भी कर पाओ। आया सबका? ये देखो, लाइब्रेरी बुक्स डैश लेस डेप्रिसिएशन 5,000 इज इक्वल टू 45,000। अभी इसको कंप्यूट करना पड़ेगा। क्लोजिंग वैल्यू कितना है? 45,000। ओपनिंग वैल्यू, लेट द ओपनिंग वैल्यू भी 100, डेप्रिसिएशन 10%, तो क्लोजिंग वैल्यू 90। यदि 45,000 क्लोजिंग वैल्यू है तो ओपनिंग वैल्यू कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तुम लोग भाई क्रॉस मल्टीप्लाई में बहुत गड़बड़ी करते हो। कोई किसी का भी किसी भी चीज का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। हाँ, 45,000 इंटू 100/90 कितना आ रहा है? बोलो कितना? 50,000। ठीक है, फाइंड द ऑड वन। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये तो तुमको आना चाहिए भाई। बोलो क्या है? रिसीट और पेमेंट तुम ऐसा लिख लेना स्टेटमेंट, द ऑड वन इज, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, सैलरीज। सैलरीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर एसेट का पार्ट है। सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लॉकर एंड रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, लॉकर एंड रिसीव्ड इनकम है, स्टेशनरी खर्चा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेन्ना, एक महाबलेश्वर में लेक है, वेन्ना लेक सुना है? वेन्ना विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल, मनोज स्पोर्ट्स क्लब। क्यों भाई? मनोज स्पोर्ट्स क्लब नॉट फॉर प्रॉफिट, लक्ष्मी हॉस्पिटल, वेन्ना विद्या मंदिर, ठीक है तीनों नॉट फॉर प्रॉफिट है। बट दैट डज नॉट मीन कि सब टैक्स फ्री है भाई। टैक्स फ्री देने के लिए कायदे पूरे करने पड़ते हैं। कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट खोलेगा ना, नहीं तो इतना आसान नहीं है, प्रोसीजर पूरे करने पड़ते। लास्ट, सरप्लस डेफिसिट कैपिटल फंड, ये किसका पार्ट है? नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन का। नेट प्रॉफिट किसका पार्ट है? हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव करना।